हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए बच्चों, आज जानेंगे जो कि आपका 10 फरवरी को पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी वार्षिक परीक्षा जो पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र 10 फरवरी को। स्टूडेंट जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 अंक की यानी 10 फरवरी के पेपर के लिए जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, तो पूरे के पूरे एकदम सोल्यूशन विद क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हिंदी इंग्लिश जो भी आपका बिजनेस अकाउंट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है बाकी सारे इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड यहीं पर किया जाएगा, इसलिए पर चैनल पर बने रहना। ठीक है विद्यार्थियों, तो 10 फरवरी के लिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अपनी ईमानदारी से तैयार कर लेना एमपी बोर्ड एग्जाम के बच्चों। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होने वाली है आपके 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, वो पूछा गया है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होता है स्टूडेंट, तो अगर आर्थिक क्रियाओं को आप जानेंगे तो यहाँ पर आर्थिक क्रिया की डेफिनेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वे क्रियाकलाप जो मौद्रिक फायदे के लिए किए जाते हैं आर्थिक क्रियाकलाप क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें स्टूडेंट, तो अगर देखते हैं शिक्षक का विद्यालय में पढ़ाना, ये क्या है, क्रियाकलाप हो गया। अब मान लो वही अगर क्रियाकलाप की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट आपका है एक प्रबंधक का वेतन किसी कारखानों में प्रबंधन करना, ये भी क्रियाकारक है। एक श्रमिक को मजदूरी पर खेत में कार्य कराना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये सब क्रियाकलाप है यानी आपके है ना। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमपी बोर्ड एग्जाम में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में क्लास 11 है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखे। अगर सांख्यिकी की बात करूँ तो आप जानते ही हो भाई कि विभिन्न तथ्यों और संख्यात्मक रूप से देना सांख्यिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तथ्यों और घटनाओं का अगर संख्यात्मक रूप देना है ताकि उनका विश्लेषण और निर्वाचन किया जा सके, उनमें निष्कर्ष प्राप्त हो सके। तो ये वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो जटिल तथ्यों को सरल बनाना, मतलब ये आपका सांख्यिकी का है। सरल बनाना इतना भी अगर लिख दोगे आप तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थी आपका है एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए। एक अच्छी प्रश्नावली की क्या गुण होना चाहिए स्टूडेंट, तो पहला है आपका प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए, या खुद आप जानते हो भाई सटीक होना चाहिए एकदम संक्षेप में। नेक्स्ट आपका पूछता है प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए जिनके उत्तर हाँ या ना में देना संभव हो। ठीक है, संक्षिप्त का मतलब वही है भाई कम से कम शब्दों में। मान लो कि भाई यहाँ से लगा के यहाँ तक आपका पूरा पैराग्राफ है, तो इसमें जो मेन वर्ड है वो पहले होने चाहिए, जो बातें वो संक्षेप में होनी चाहिए, यही आपका संक्षेप वाला होता है। तो यही एक प्रश्नवाली के 2 गुण होना चाहिए, है ना। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। ठीक है, अगर चौथे प्रश्न की अगर बात करूँ तो यहाँ पर चौथा प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आपका है भाई समकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हो। एमपी बोर्ड एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके तैयार कर लेना है प्रिय विद्यार्थियों। वो एक वर्गीकरण जटिल क्रियाओं एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को सरल व्यवस्थित और बोधमय रूप से प्रस्तुत करने की एक विधि है। अतः वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। अगर बात करूं समकों के वर्गीकरण, तो ये मतलब कि ऐसी विधि है प्रिय बच्चों जो कि आप अगर कोई चीज़ें मान लो कि ये चीज़ें फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई कि कोई चीज़ें यहाँ से वहाँ रखी हुई है, मतलब उसका कोई स्थान नहीं है, तो जो स्थान व्यवस्थित किया जाता है भाई कि उस जगह की चीज़ें तो वहाँ पर रखो। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल पे तौर पे मैं बता दिया हूँ, तो व्यवस्थित करना है ना चीज़ों को, तो यही आपका समकों का वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 5वां चित्रलेख क्या है समझाइए। देखो अगर बात करूँ तो भाई ये 2000 आपका 21, 22, 23 तीनों साल में पूछा गया है और चौथे साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर है सांख्यिकी आंकड़ों को सांख्यिकी चार्ट यानी तस्वीर आदि के रूप में प्रस्तुत करना ही चित्रलेख कहलाता है ना। चित्रलेख मतलब आंकड़ों को सांख्यिकी चार्ट, मतलब कि भाई आंकड़ों को मतलब चार्ट बनाकर एक प्रस्तुत करना तस्वीर। ठीक है, तस्वीर यानी फोटो इमेज, वही तो वो आपका क्या चित्रलेख कहलाता है। चित्रलेख मतलब बनाकर सामने प्रस्तुत करना। ठीक है विद्यार्थियों, इसको भी तैयार कर लेना। काफ़ी इजी लैंग्वेज में एकदम सरल सहज भाषा में लेके आया हूँ। बाकी 3 नंबर 4 नंबर सारे क्वेश्चन आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, है ना। बाकी देखो यार भरोसा आप लोगों को प्री बच्चों करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ तैयार आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और बाकी बच्चों के पेपर के चक्कर में आपको नहीं रहना है। अगर आप देखते हो एमपी बोर्ड का यार पेपर यहाँ पर मिल जाए वहाँ पर मिल जाए, आप काफ़ी यूट्यूब पर छानबीन करते हो, बट ऐसा नहीं होता भाई। बारंबारता वितरण क्या है, तो बारंबारता वितरण की अगर बात करूँ स्टूडेंट तो क्या होता है, आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है।
यह दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारताओं के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। यही आपकी क्या बारंबारता कहलाती है। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पर है आपका माध्यिका और बहुलक के बीच दो मुख्य अंतर बताना है आपको। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार कर लेना है प्रिय बच्चों। इसका अगर पहला पॉइंट अगर देखें तो ये माध्यिका स्थिर बीच में दोनों, तो माध्यिका स्थिर रूप से क्या होती है, परिभाषित होती है अगर बात करूं, परंतु बहुलक जो होती है वो स्थिर होती है। स्थिर परिभाषित मतलब स्थिर होती है, परिभाषित नहीं हो सकती है। और माध्यिका हो जाती है और बहुलक नहीं होता। और माध्यिका की अगर गणना करेंगे तो उसकी माध्यिका की तो गणना सरल होगी, लेकिन जो बहुलक होता है उसका क्या करना ही कठिन होता है। नाम से ही बहुलक मतलब बहुत सारे, है ना। तो इस वाले को भी तैयार कर लेना। एंड 8वां क्वेश्चन आपका है बहुलक या भूयोष्टिक का अर्थ लिखना है आपको, जो कि बात करते हैं इसके आंसर की। आप देखते हैं बहुलक या भूयिष्टिक वह मद होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन अन्य शब्दों में सबसे अधिक प्रचलित मद को सांख्यिकी भूयिष्टिक कहा जाता है। भूयिष्टिक के द्वारा अगर किसी तथ्य, वस्तु या इकाई को प्रचलन या फैशन का पता लगता है, ये आपका बहुलक या भूयिष्टिक का अर्थ कहलाता है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य सहसंबंध का अर्थ स्वतंत्रता है। इसका उत्तर आपको बताता हूँ, ठीक है। और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। स्टूडेंट यार मैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ला रहा हूँ, है ना। तो यही बात बोलना चाहूँगा, झुकेगा नहीं साला हरगिज, ठीक है। जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। आप फोड़ दोगे एग्जाम में। और इसका आंसर देखते हैं, जहां सहसंबंध शून्य होता है, दो चर आपस में असंबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। यद्यपि अगर बात करें इनके चरों के बीच क्या दूसरे प्रकार का सहसंबंध हो सकता है, लेकिन सामान्य अगर देखें स्टूडेंट तो शून्य सहसंबंध का अर्थ मतलब कि समझो तो स्वतंत्रता ही है, क्योंकि जो यह संबंध होता है अनुपस्थिति पाई जाती है इसमें। ये आपका शून्य संबंध कहलाता है अर्थ। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड 10वां क्वेश्चन आपका है निर्देशांक सूचांक से क्या आशय। कभी कभी निर्देशांक की जगह ना सूचकांक भी से क्या आशय ये भी पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो निर्देशांक या बात करें तो निर्देश मतलब देना एक तरह से। निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जिसके द्वारा काल श्रेणी स्थान में होने वाले एक साक्ष्य परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्ति की माप की जाती है। परिभाषा की अगर बात करें तो ब्लेयर के अनुसार निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैथ्स वाला माध्य समझो। एंड यहाँ पर 11 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका भाई स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। तो यहाँ पर आपको बता देना है। तो यहाँ पर अगर बात करें स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों के द्वारा भारत में अव्यवस्थित एवं औद्योगिकरण के जो दोहरे ध्येय होते हैं उनके कारण थे। क्या कारण थे, तो भारत में को क्या पहले थे इंग्लैंड को विकसित हो रहे थे, आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाया गया था। और वहीं इंग्लैंड की अगर बात करें तो क्या विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना, मतलब भारत को एक विशाल बाजार बनाना, ये हो गया आपका। एंड 12 क्वेश्चन आपका है भाई विक्रय अधिशेष क्या है। तो विक्रय अधिशेष क्या होता है स्टूडेंट, तो क्या ये होता है कि भाई किसानों द्वारा जो उत्पादन होता है वो अंश क्या समझो उसको अगर बात करें तो बाजार में बेचा जाता है, विक्रय अधिशेष कहलाता है। जो किसानों द्वारा उत्पादन व अंश जो उनके द्वारा बाजार में बेचा जाता है वही अधिशेष कहलाता है। एंड यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13वां क्वेश्चन जो कि आपका है भाई मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करके समझाना है, जो कि आपका भेद में क्या इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, बहुत ही वेरी डिफरेंस है। तो पहला आपका है मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास। तो मानव पूंजी में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट अगर है तो मानव पूंजी निर्माण लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने का मानव पूंजी साधन है, और वहीं मानव विकास अपने आप में क्या एक लक्ष्य है। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा मानव विकास की अपेक्षा कम व्यापक है और मानव विकास की अवधारणा मानव पूंजी निर्माण की अपेक्षा से अधिक व्यापक है। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपका है भाई ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मोस्ट बोल रहा हूँ तो आप अनली ये पढ़े। जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी आपको तैयार कर लेना है। ये तो फर्स्ट पार्ट है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की पार्ट 2 भी आएगी 2 नंबर की, वो भी तैयार करना है। बाकी 3 नंबर 4 नंबर जितने भी आपको दूंगा सारे तैयार कर लेना। बाकी हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट चैनल पर अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। और बाकी अगर आपका कोई फ्रेंड है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बेचारा मतलब ज्यादा ही कमजोर है तो उनको बता
लेना अपने चैनल के बारे में, ठीक है, फेमस एजुकेशन के बारे में, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर आपका ग्रामीण विकास से क्या समझते हैं। ग्रामीण विकास क्या होता है स्टूडेंट, जो ग्रामीण के क्षेत्र होते हैं, निवास कर रहे हैं भाई निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें आर्थिक विकास की धारा से जो जोड़ता है वो ग्रामीण विकास कहलाता है। जिसके लिए क्या, इसकी मूल आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट, जो पर्याप्त मात्रा में सामाजिक उपरिव्य जो सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा, वही आपका ग्रामीण विकास करवाएगा। इसलिए ग्रामीण विकास से आप ये समझते हैं। एंड अगर 15वां क्वेश्चन की बात करें तो भाई श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा। श्रमिक जनसंख्या मतलब श्रमिकों, तो यहाँ पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात के एक सूचक है जो एक देश की रोजगार की स्थिति को विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात हमें इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि जो जनसंख्या का कितना भी अनुपात एक देश में वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन में सहयोग देता है। सूत्र अगर बात करें तो सहभागिता दर कुल कार्यबल, ये कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है भाई। श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सूत्र अगर बताना है तो यही आपका सूत्र है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेमस एजुकेशन ऑफिशियल चैनल की लिंक है ना। एंड यहाँ पर आपका पर्यावरण नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों की पूर्ति करता है या अवशेष को जमाहित अवशोषित करता है। और नेक्स्ट अगर बात करती है जैविक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। ये आपके पर्यावरण के 2 कारण कहलाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए इन कार्य को। एंड यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपका कहता है भाई भारत और पाकिस्तान और चीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम बल कब से प्रारंभ हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1991 में हुआ था ईस्वी में, जो कि चीन में 1978 में तथा पाकिस्तान में 1988 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ हुए, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 18 क्वेश्चन है आपका भाई ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य बस यही था स्टूडेंट की पैमाने पर देश का औद्योगिक करना, मतलब देश का क्या औद्योगिकरण करना ही था, जो कि 1958 में प्रारंभ हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर आपको 1958 याद करके रखना, बाकी इसको पूरा का तैयार कर लेना। एंड यहाँ पर वहीं अगर बात करें 19 क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा नाम बताना या भारत में कब लागू किया। जीएसटी की अगर बात करें तो भाई गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि आप अगर बात करो भाई की जो आपकी बैंक की लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा बैंक में इतने मतलब मान लो भाई कि 7 लाख आपके बैंक में जमा है, तो उससे ज़्यादा जो भी होगा तो वो बैंक आपका क्या जीएसटी काटता है, वही यही जीएसटी लागू होता है, वही जीएसटी होता है, जो कि 2017 को लागू हुआ था। कई प्रकार करों के बिक्री आदि को समाप्त करके लागू किया। अगर बात करें भाई कि किसी जगह से अगर मान लो कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, फोन पे गूगल पे से अगर आप लोग कर रहे हो यूज़। एंड यहाँ पर 20 वाला क्वेश्चन अगर है कि भाई क्या है वे विभिन्न साधन कौन से जिनकी सहायता से देश की अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो भाई पहला अगर यहाँ पर वैश्वीकरण है, नेक्स्ट आपका कहलाता है आर्थिक उदारीकरण, और थर्ड आपका है पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासमत प्रक्रिया। और वहीं आपका चौथे का अगर देख ले तो यहाँ पर जैसे आपको पहले इसलिए बताया, पहला ये बताया दूसरा ये बताया क्योंकि आप याद कर लोगे, छोटे छोटे ऊपर कर लेना, बाकी यहाँ पर आप देखोगे कितना कन्फ्यूजन। 2 नाम भी अगर आप बता दोगे, 2-3 नंबर भी नाम भी, तो आपका हो जाएगा कल्याण। एंड 21 क्वेश्चन आपका है भाई आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताओ। मतलब भाई आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हो बुक, उसका कोई कारण। तो यहाँ पर कारण आपका ये कि भाई अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा समस्या का विश्लेषण और समाधान करते हैं। अगर बात करें नीतियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि एक उपभोक्ता किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है ना। अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए भी जरूरी होता है कि उत्पादक को अधिकतम उत्पादक को सहायता प्रदान करना, ठीक है ठीक है स्टूडेंट। बाकी यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपका है भाई एक वचन के रूप में सांख्यिकी को समझाना। एक वचन के रूप में सांख्यिकी को समझाना मतलब समझो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, फोकस दे लेना ऐसे क्वेश्चनों पे। एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने पर सांख्यिका का आशय सांख्यिकी विज्ञान से है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो भाई समकों के संग्रहण और संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वाचन से संबंधित सांख्यिकी विधियों का उचित रूप धारण अध्ययन किया जाता है, यही आपका सांख्यिकी कहलाता है। एंड 23 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर है सारणियन के कोई 2 नियम बताना है, जो कि सारणी के अनुसार अगर बात करें तो सारणी की रचना क्या कागज के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। अगर सबसे ऊपर अगर देखते हैं तो भाई सांख्यिकी संख्या है, सारणी का शीर्षक जो लिखना चाहिए खानों एवं पंक्तियों में संख्या ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, ये आपका सारणियन कहलाता है। मतलब कम से कम शब्दों में यार, ज्यादा शब्द नहीं कि भाई कुछ भी घुसोड़ दिया तो वो सारणी नहीं रहेगी, है ना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट भी इसका अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी 24 क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट है। प्राथमिक सम को आंकड़ों की कोई 2 विशेषता बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक समक जो होता है वो मौलिक होता है, अनुसाधनकर्ता द्वारा एक क्या एकत्रित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इनका उपयोग जो होता है प्रथम बार में किया जाना, प्राथमिक मतलब प्रथम बार में ही किया जाना चाहिए, यही आपकी 2 विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई 25 क्या है, क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है, आपको बताना है। तो क्या नहीं, लॉटरी विधि एक सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श नहीं देती है, क्योंकि कारण का अगर देखें तो भाई समष्टि का आकार बहुत बड़ा होता है, असीमित होता है, लॉटरी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख लेते हैं 5 लाख का है ना, तो ये देख लीजिएगा 5 लाख विद्यार्थियों में से 500 विद्यार्थी को यादृच्छिक प्रतिदर्श बनाना कठिन होगा। यादृच्छिक प्रतिदर्श शोधनकर्ता की निष्पक्षता पर निर्भर करता है, लॉटरी विधि में निष्पक्षता संदेहपूर्ण हो सकती है ना। तो ये आपका कारण होता है। ये 25 क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 में तो इस पार्ट में दे दिया हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा, तो चैनल पर आप बने रहना, नेक्स्ट पार्ट को भी याद कर लेना। अगर दोनों को कर लोगे तो आप 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है भाई एग्जाम में टाइम में आप फोड़ दोगे। बाकी मैं आपको बता दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयारी करना। बाकी अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 10 फरवरी MP बोर्ड एग्जाम वार्षिक परीक्षा में तबाही मचा देना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।